अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे थर्मो रेगुलेशन। ये जिस्म में मौजूद वो प्रोसेस है यानी वो सिस्टम है जो कि जिस्म में टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, यानी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। यानी अगर टेम्परेचर जिस्म के अंदर अपने नॉर्मल स्टेज से यानी ऑप्टिमम रेंज से ज़्यादा हो जाए तो भी उसमें थर्मो रेगुलेशन के थ्रू ये कम होता है। और जब ये अपने तादाद यानी अपने अमाउंट से कम हो जाता है, यानी टेम्परेचर बहुत ही गिर जाता है जो कि विंटर के मौसम में होता है, तो थर्मो रेगुलेशन के थ्रू ही वो टेम्परेचर दोबारा अपने यानी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल स्टेज पर लाता है, जिसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। इसके डिफिनेशन की तरफ देखते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, यानी जिस्म का अंदरूनी टेम्परेचर को मेंटेन रखना, बरकरार रखना। दैट अलाउ द सेल टू परफॉर्म फंक्शन एफिशिएंटली, यानी जो कि सेल को अपने काम करने की इजाज़त देता है। यानी अगर टेम्परेचर अपने रेंज यानी ऑप्टिमम रेंज से ज़्यादा हो जाए तो ये एंजाइम के एक्टिव साइट को डीनेचर कर देता है, जिसके नतीजे में एंजाइम अपना फंक्शन खो देता है, जिसके नतीजे में वो इम्यून सिस्टम, बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको एक किस्म का वायरस समझ करके उसके ख़िलाफ़ जंग शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जन्म ले सकती हैं और बहुत से आर्गन नाकारा भी हो सकते हैं। अब हम आते हैं यानी जानवरों को उनके बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट करने की एबिलिटी के लिहाज से दो टाइप्स में तकसीम करते हैं, यानी पायोकिलोथर्म, दूसरा है होम्योथर्म। पायोकिलोथर्म वो जानवर होते हैं यानी वो जानदार होते हैं जो कि नॉन वर्टिब्रेट होते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डियाँ नहीं होती। ये नो एबल मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ये जिस्म के अंदर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ये असल में एम्फीबियन स्पीशीज़ होते हैं जो कि पायोकिलोथर्म में आता है, जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। यानी इसके बॉडी का टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो जाता है, जब गर्मी होते है तो अपने रेंज से ज़्यादा हो जाता है ऑप्टिमम रेंज से, जब कम होता है तो जब सर्दी होती है तो वो अपना ऑप्टिमम रेंज से कम हो जाते हैं। इसके बाद आता है होम्योथर्म, जो कि वर्टिब्रेट में होता है, उन जानवरों में या जानदारों में जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। कैन मेंटेन टेम्परेचर, वो अपने जिस्म का बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। ये मैमल और बर्ड में हो सकता है। यहाँ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म, यानी ये मुख्तलिफ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म के थ्रू अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। यहाँ मैंने लिखा है, ये बाद में बता दूंगा। बॉडी हीट, यानी बॉडी हीट के लिहाज से जानवरों को दो ग्रुप्स में डाला जाता है। एक को एक्टोथर्म, दूसरा है एंडोथर्म। यानी एक्टोथर्म उस वक्त होता है जब वो जानवर मेटाबॉलिज्म के नतीजे में कम हीट प्रोड्यूस करे, यानी उसके बॉडी का टेम्परेचर मेटाबॉलिज्म के नतीजे में कम हीट प्रोड्यूस करे तो उसको हम एक्टोथर्म, वो एम्फीबियन और स्पीशीज़ में होता है। जबकि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है उन जानवरों को हम एंडोथर्म कहते हैं। वो बर्ड्स और मेमल्स में होता है। बर्ड्स, परिंदे, मेमल्स वो जानवर जो कि अपने बच्चों को दूध भी देते हैं और जन्म भी देते हैं। इसके बाद आते हैं स्किन के स्ट्रक्चर की तरफ, यानी स्किन किस तरह का स्ट्रक्चर रखता है। स्किन मुख्तलिफ लेयर पर मौजूद होता है, यानी 3 लेयर पर मुश्तमिल होता है। पहले वाले को एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस, तीसरा हाइपोडर्मिस। डर्मिस वो लेयर है जो जिस्म से बाहर होता है, यानी जो नज़र आता है बाहर की तरफ, उस लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस में मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, यानी एपिडर्मिस के ऊपर वाली लेयर को हम पपीला कहते हैं। पपीला यानी स्किन पपीला, जो कि एपिडर्मिस का वो पहला वाला लेयर है जो कि आंखों से नज़र आता है। इसके बाद इस एपिडर्मिस में दूसरा लेयर भी मौजूद है जो कि मेलिपिगमेंट लेयर कहलाता है। इसके बाद आते हैं डर्मिस की तरफ। यहाँ और कुछ नहीं होता सिवाय ये स्वीट पोर्स और पोलिकल पोर्स के सिवाय और कुछ नहीं होता। यहाँ इसके बाद आते हैं डर्मिस की तरफ।
डर्मिस वो वास्कुलर पार्ट है, यानी जिस्म का वो वास्कुलर हिस्सा है जिसमें ब्लड वेसल भी मौजूद होते हैं। यहाँ मैं मिटा देता हूँ ये चीज़ें, यानी ये मैंने मिटा दी। यानी ये वास्कुलर पार्ट है, यहाँ ब्लड वेसल भी मौजूद होता है, हेयर भी मौजूद होता है। इसी तरह सेबेशियस ग्लैंड भी मौजूद होता है, रेक्टर मसल भी मौजूद होता है, वो स्वीट ग्लैंड, इस तरह नर्व्स भी यहाँ मौजूद होते हैं। अब आते हैं पहले इस ब्लड वेसल की तरफ, यानी ये ए आर्टरी को शो करता है जो कि खून दिल से बॉडी की तरफ लाता है। यहाँ जब खून लाता है आर्टरी, फिर आर्टरीओल, इसके बाद ये कैपिलरीज को दे देता है, यानी ये कैपिलरीज हैं जो कि यहाँ तक पहुँचाती है। फिर यहाँ मेटाबॉलिज्म के नतीजे में नाइट्रोजनस फेस और दूसरे किस्म की चीज़ें लेकर के वेन्यूल, फिर वेन, फिर इसके बाद वो हार्ट की तरफ ले जाते हैं। इसके बाद आते हैं सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो कि सिबम प्रोड्यूस करते हैं। सिबम वो कंटेंट, यानी वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे चमड़े को ड्राई रखने से बचाती है, यानी ये ऑयली सब्सटेंस है जो कि निकल के यहाँ जिस्म यानी स्किन पर फैल जाते हैं, जो कि आपकी जिस्म को ड्राइनेस से बचाते हैं। और ये एंटीसेप्टिक भी है, या एंटीसेप्टिक यानी जरासीम के ख़िलाफ़ भी काम करते हैं। इसके बाद आते हैं हेयर चूँकि यहाँ मिलिपिगनन लेयर में प्रोटेक्ट हुआ है, यानी ये मिलिपिगन लेयर है जो कि यहाँ हेयर को प्रोटेक्ट किया हुआ है। यानी इस तरह इस लेयर यानी ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम हेयर पोलिकल कहते हैं। हेयर पोलिकल में हेयर उगता है, यानी इसको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मिलती है जिस तरह ऑक्सीजन, न्यूट्रेंट वगैरह जो इसके बढ़ोतरी में मदद देते हैं। इसके बाद आता है हेयर रेक्टर मसल। यहाँ इसके साथ एक मसल अटैच है जिसे हम हेयर रेक्टर मसल कहते हैं। हेयर रेक्टर मसल का काम ये है कि ये हेयर को इरेक्ट रखने या सीधा रखने, या इसको मिसाल गिराने के लिए इस्तेमाल होता है। जब ज़रूरत पड़ता है तो ये इसको खड़ा रखता है, जब ज़रूरत पड़ती है तो ये इसको नीचे की तरफ कर देता है। इसके बाद आता है स्वीट ग्लैंड एक कॉइल नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्वीट प्रोड्यूस करते हैं, यानी पसीना प्रोड्यूस करते हैं। पसीना किस तरह प्रोड्यूस करते हैं ये बताएंगे। यहाँ हमने पढ़ी कि खून की नालियाँ हैं, जो यहाँ आर्टरी है जो कि खून लाता है, यहाँ वेन है जो कि खून दोबारा ले जाते हैं। यहाँ जब खून आता है तो खून में पानी होता है। ये पानी जब जिस्म का टेम्परेचर अपने ऑप्टिमम रेंज से ज़्यादा हो जाता है तो ये खून में मौजूद पानी स्वीट ग्लैंड को दे देता है। स्वीट ग्लैंड इस स्वीट डक्ट और फिर स्वीट पोर्स के ज़रिए जिस्म से बाहर निकाल देते हैं, यानी जिस्म से जब बाहर निकालते हैं तो ये बॉडी के टेम्परेचर को लो करता है। या एक चीज़ है जो मैंने नहीं बताई, यानी मैं यहाँ बताऊँगा जब टेम्परेचर ज़्यादा हो तो हार्टरी का यानी इस ब्लड वेसल का क्या काम है ये भी बताऊँगा। यहाँ फिर नर्व मौजूद है, यानी इस जगह को नर्व एंडिंग कहते हैं जो कि टेम्परेचर के सिग्नल को दिमाग तक पहुँचाते हैं। फिर इसके बाद आता है हाइपोडर्मिस या फैटी लेयर या एडिपोस टिश्यू। ये वो लेयर है जो कि फैटी लेयर होता है, यानी इसमें पेट वगैरह होता है, इसमें कोई वो ख़ास चीज़ नहीं होता। यहाँ आते हैं शंट वेजल। हमने पढ़ा कि ये आर्टरी है, फिर यहाँ कैपिलरीज में डिवाइड होता है, फिर इसके बाद वेन्यूल, फिर वेन में खून जाता हुआ दिल तक जाता है। यहाँ एक शॉर्टकट वेजल भी मौजूद होता है जो कि आर्टरी को वेन के साथ मिलाता है। ये भी थर्मो रेगुलेशन में अहम किरदार अदा करता है। यहाँ मैं बता दूंगा, ये आ जाते हैं। यानी ये आर्टरी है जो कि खून लाता है। जब जिस्म का टेम्परेचर ज़्यादा हो, यानी अपने नॉर्मल ऑप्टिमम रेंज से जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो हीट प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, यानी बॉडी जब हीट प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है तो उसके खून भी हीट ले सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह।
یعنی جب اس کے ساتھ اس میں خون ہوتا ہے میٹابولزم کے نتیجے میں خون گرم ہوتا ہے تو یہ شارٹ کٹ راستہ ہے جسے ہم شنٹ کہتے ہیں. یہ شنٹ سے گزر کے یعنی شنٹ اپنا سائز کنٹریکٹ کر دیتا ہے یعنی اپنے سائز نارمل رینج سے کم کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں خون یہاں سے گزر کے کیپلریز میں آتا ہے. کیپلریز کے تھرو یہ ایپیڈرمس کے لیئر سے اپنا ٹمپریچر یعنی ہیٹ باہر پروڈیوس کرتے ہیں. جب سردی کا موسم ہوتا ہے یعنی ٹمپریچر لو ہوتا ہے تو جسم کو ضرورت ہوتی ہے کہ ٹمپریچر کم نہ ہو. تو کس طرح ٹمپریچر ضائع نہیں ہوتا اسی طرح یعنی یہ شنٹ ویزل جب خون آتا ہے اس میں ہیٹ بھی ہوتا ہے یعنی میٹابولزم کے نتیجے میں ہیٹ تو پروڈیوس ہوتا ہے. یعنی جب ہیٹ ہوتا ہے تو یہ شنٹ ویزل اپنا سائز نارمل اسٹیٹ سے ڈائلیٹ کر دیتا ہے. یعنی جب اس کا سائز اتنا ہوتا ہے یعنی سردی کے موسم میں تو شنٹ اپنا سائز بڑھا کر کے تاکہ اس سے زیادہ مقدار میں خون پاس ہو سکے یعنی کیپلری تک نہ پہنچ سکے. اگر کیپلریز تک پہنچا تو یہ خون جسم سے باہر نکلنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے جس کے نتیجے میں شنٹ ویزل ایک الٹرنیٹیو طریقہ یعنی کیپلریز میں جب خون جاتا ہے تو ہیٹ پروڈیوس ہوتا ہے اور شنٹ میں جب آتا ہے خون تو ہیٹ جسم کے اندر رہتا ہے جو صرف اور صرف سردی کے موسم کے لیے لازمی ہوتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں میکینزم یعنی مختلف طریقوں سے کس طرح جب ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو جسم اپنا باڈی کا ٹمپریچر مثال کے کیا چیزیں نکالتا ہے جس کے نتیجے میں تھرمو ریگولیشن ہوتا ہے باڈی کا ٹمپریچر بیلنس ہوتا ہے. اب آتے ہیں ہم نے پڑھا کہ آپٹیمم رینج جو جسم کا نارمل یعنی جسم کے لیے نارمل ٹمپریچر جو ضروری ہے وہ 37 سینٹی گریڈ ہوتا ہے. جب ٹمپریچر اپنے نارمل اسٹیج سے زیادہ ہو جاتا ہے یعنی وارم ڈے یعنی گرمی کے موسم میں جب خون اور سکن کے اندر انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے تو اسے ہم اسٹیمولس کہتے ہیں. یعنی جب خون میں ہیٹ زیادہ ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں یہ اسٹیمولس پیغام پہنچاتا ہے نرو کے تھرو سکن سے برین کی طرف یعنی سکن سے برین کی طرف پیغام پہنچانے وہ چیزیں جو کہ پیغام وصول کرتے ہیں یعنی ریسپٹر جو کہ پیغام وصول کرتے ہیں گرمی کا وہ ہے سکن اور برین. یہ سکن اور برین نرو کے تھرو میسج پہنچا دیتے ہیں کنٹرول سینٹر کو. کنٹرول سینٹر کیا ہے ہیٹ کے لیے ہائپوتھیلامس پیغام پہنچا دیتا ہے ایپیکٹر کو یعنی وہ چیزیں جو کہ ایپیکٹ کریں یعنی کام کریں. کس چیز کو سویٹ گلینڈ کو یہاں میں نے آپ کو پڑھایا تھا یعنی جب سویٹ گلینڈ کو پیغام پہنچاتا ہے تو یہاں جو خون پہنچ رہا تھا تو وہ اپنے نارمل حالت سے زیادہ پہنچے گا تاکہ یہاں خون سویٹ گلینڈ یعنی خون میں موجود پانی سویٹ گلینڈ کو زیادہ مقدار میں مل سکے تاکہ وہ جسم سے یعنی سویٹ پورٹ سے باہر نکال کے جسم کی باڈی کے ٹمپریچر کو مینٹین رکھ سکے. یہاں سویٹ گلینڈ کو جب ایپیکٹر یعنی پیغام ملتا ہے تو سویٹ گلینڈ سویٹ پروڈیوس کرتے ہیں یعنی ایک رسپانس شو کرتے ہیں جو کہ سویٹ پروڈیوس کرتے ہیں. رسپانس نہ صرف کہ یہ سویٹ پروڈیوس کرتے ہیں بلکہ اور چیزیں بھی ہوتے ہیں. یہاں میں نے بتایا تھا یعنی یہ کنٹریکٹ ہو جاتا ہے شنٹ گرمی کے موسم میں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہیٹ جسم سے باہر خارج ہو سکے. شنٹ کنٹریکٹ ہو جاتا ہے خون زیادہ مقدار میں کیپلریز تک پہنچتا ہے کیپلریز تک جب پہنچتا ہے تو ایپیڈرمس کے تھرو جسم سے باہر خارج بھی ہوتا ہے. اور اسی طرح جب یہ پروسیس ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ باڈی کے ٹمپریچر کو دوبارہ آپٹیمم اسٹیج تک پہنچاتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں جب ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے یعنی باڈی کا ٹمپریچر نارمل
स्टेट से जब कम हो जाता है, या किस तरह यानी जब खून और स्किन में यानी खून और चमड़े में टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी एक इन्वायरमेंट में एक चेंज देखा जाता है जिसको हम स्टिमुलस कहते हैं। वो चीज़ें जो कि ये रिसीव करते हैं उसे हम स्किन और ब्रेन कहते हैं, या रिसेप्टर के थ्रू। रिसेप्टर जो कि स्किन और ब्रेन है, ये पैगाम पहुंचा देते हैं कंट्रोल सेंटर को जो कि ब्रेन है। इसके बाद ये पैगाम पहुंचा देते हैं, यानी ब्रेन हुक्म करता है कि चीज़ों को इफेक्टर यानी इफेक्टर जो कि स्केलेटन मसल यानी खून यानी जो हड्डियों की मसल होती है उसको ये पैगाम पहुंचा देते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेटाबॉलिज्म कर सके। जब ज़्यादा से ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है तो हीट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होगी तो बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस होगा यानी थर्मो रेगुलेशन होगी। और जब और शाइवरिंग भी होता है यानी थरथराहट, जब हम कहते हैं कि कपकपाना भी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस करता है जिसके नतीजे में हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस होने के बाद जिस्म का टेम्परेचर दोबारा बैलेंस हो जाता है, यानी टेम्परेचर लो से दोबारा ऑप्टिमम रेंज तक पहुंच जाता है। आज हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय।